मेरा नाम सौम्या पांडे है और इस बार सिविल सर्विसेज परीक्षा में मेरी 4th रैंक ऑल ओवर इंडिया आई है। मैंने अपनी पढ़ाई इलाहाबाद से ही की थी। मैंने 10th आर्मी स्कूल से किया था जिसमें मेरे 98% थे और मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर रही थी। फिर मैंने 12th इलाहाबाद पब्लिक स्कूल से किया था जिसमें मेरे 97.4% थे, तब भी मैंने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया था। उसके बाद मैंने बीटेक किया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जिसमें मुझे गोल्ड मेडल मिला था। जब मैंने बीटेक कंप्लीट कर लिया 2015 में, फिर मैंने 1 साल का ब्रेक लिया, इस एग्ज़ाम की तैयारी की इलाहाबाद में ही रह के। मैंने कोचिंग किया था ध्येय IAS में GS के लिए और मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी था। तो फिर मैंने 1 साल तैयारी की और फिर इस एग्ज़ाम में रैंक 4 मेरी आई है। तो सबसे पहले इस एग्ज़ाम का अगर पैटर्न देखें तो सबसे पहले तो हमें डिसाइड करना होता है कि हमें इस सर्विसेज में जाना है। तो वो जो मोटिवेटिंग फैक्टर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वही आपको थ्रू आउट द जर्नी ड्राइव करेगा कि हमें एक्चुअली में क्यों आना है सर्विसेज में। तो आप कोई भी प्रोफेशन में कोई भी चीज़ कर रहे हो, इंजीनियरिंग कर रहे हो, मेडिकल कर रहे हो या कोई आर्ट्स का सब्जेक्ट पढ़े हो, अगर आप डिसाइड करते हो सिविल सर्विसेज के लिए तो उसके लिए आपको टाइम और अपना पेशेंस के साथ इसमें लगना पड़ेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप क्यों बनना चाहते हो, ये हमेशा दिमाग में रखना पड़ेगा। इस एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो सभी जानते हैं, 3 स्टेजेस में होता है। पहले प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट जैसे हम कहते हैं वो होता है। तो तीनों ही स्टेजेस की प्रिपरेशन थोड़ी सी डिफरेंट होती है, तो तीनों में थोड़ा अलग अलग चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग प्रीलिम्स की बात करें, प्रीलिम्स एक ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। 2 पेपर्स होते हैं। पहले पेपर में GS के क्वेश्चंस आते हैं और पेपर 2 में CSAT होता है जिसमें मैथ्स और इंग्लिश के क्वेश्चंस आते हैं। तो प्रीलिम्स की तैयारी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप खूब सारे मॉक पेपर्स सॉल्व करें। किसी भी अच्छी कोचिंग के आप मॉक पेपर्स ले आएँ अपनी तैयारी के बाद, उसके बाद उसको सॉल्व करें। जहाँ तक बुक्स की बात है, प्रीलिम्स में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी NCERTs क्लास 6 से लेकर 12th तक की पहले ख़त्म कर लें। स्टैंडर्ड सब्जेक्ट्स में जैसे ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, सोशियोलॉजी हो गया और साइंस हो गया, इन सब्जेक्ट्स के आप पहले NCERTs ख़त्म कर लीजिए और उसके बाद फिर टेस्ट पेपर सॉल्व करिए। तो इससे आपकी प्रीलिम्स की तैयारी अच्छे से हो पाएगी। CSAT में उतना कोई मुश्किल होता नहीं है, क्योंकि CSAT में अब 33% ही रह गया है क्वालिफाइंग, तो उसमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लें एग्ज़ाम के पहले तो CSAT हो जाता है। तो मेरे ख्याल से उसमें ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन हाँ, प्रीलिम्स एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे तभी मेंस लिखने को मिलेगा। तो प्रीलिम्स के लिए खूब सारी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, जो बहुत सारे टेस्ट पेपर्स आप ऑनलाइन भी दे सकते हैं या मार्केट से लेके। फिर आता है जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप मेंस देते हो। मेंस इस एग्ज़ाम का सबसे डिसाइडिंग फैक्टर होता है, क्योंकि वही आपकी रैंक या फिर वही आपका सिलेक्शन डिसाइड करता है। तो मेंस में जितने भी पेपर्स होते हैं सबकी थोड़ी अलग अलग तैयारी होती है। सबसे पहला मेंस में पेपर होता है एसे का पेपर। तो एसे के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप एसे की खूब प्रैक्टिस करिए, जैसे कि हर संडे आप एसे लिख सकते हो और तैयारी कर सकते हो। और एसे के लिए जब भी लिखने के पहले एक गाइडलाइन बना ली चाहिए कि हम इन पॉइंट्स पे कवर करेंगे। और एसे जब लिखते हैं तो वो मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए। आप एसे को ऐसे डिवाइड कर सकते हो कि मैं पॉलिटिकल के बारे में लिखूँगी, सोशल, इकोनॉमिक, इंटरनेशनल इश्यूज़, इंटरनल सिक्योरिटी, इन सब के बारे में आप डिवाइड कर लो पहले और फिर ऐसे लिखना शुरू करो, क्योंकि ऐसे 1000 से 1200 वर्ड्स का लिखना होता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बिफोर हैंड एक रफ ड्राफ्ट बना लो कि आपको लिखना क्या है। तो ऐसे इज़ एन इम्पॉर्टेंट पेपर, क्योंकि 250 मार्क्स का होता है और इसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। इसके बाद GS के 4 पेपर्स आते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है। तो GS पेपर्स पे ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले आता है GS पेपर 1। तो GS पेपर 1 में जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो, पहली बात तो आप अपना सिलेबस अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ना होता है, वरना इस एग्ज़ाम में इतना सारा होता है पढ़ने के लिए, आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। तो सिलेबस में GS पेपर 1 में हमारी 4 मेन चीज़ें होती हैं: हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, फिर आपका सोसाइटी, ज्योग्राफी। तो इन चारों चीज़ों को अलग अलग सेग्रीगेट कर लो और फिर बेसिक बुक्स इसमें पढ़ लीजिए। पहले तो NCERTs आपको पढ़ना ही है प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए। फिर आर्ट एंड कल्चर के लिए एक बुक होती है नितिन सिंघानिया की, आप उसे फॉलो कर सकते हो, या फिर ऑनलाइन बहुत अच्छे नोट्स मिलते हैं अलग अलग वेब इंस्टीट्यूट्स के। क्लियर IAS एक है, इनसाइट्स है, इन सबको आप फॉलो कर सकते हो। हिस्ट्री में बिपिन चंद्रा की एक मॉडर्न इंडिया की बुक होती है जिससे आप पढ़ सकते हो, जो कि बहुत अच्छी होती है। और ज्योग्राफी में मैंने सिर्फ NCERTs फॉलो की थी, क्योंकि मेरा ऑप्शनल भी ज्योग्राफी था तो मैंने ज्योग्राफी उसमें पढ़ लिया था। और सोसाइटी के लिए सोशियोलॉजी की बुक होती है NCERT क्लास 11th और 12th की, आप उसे फॉलो कर सकते हो। इसमें आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री को छोड़ के बाकी तीनों ही टॉपिक्स बहुत ही करंट ओरिएंटेड होते हैं। तो अगर
आप न्यूज़पेपर्स रेगुलरली फॉलो कर रहे हो और न्यूज़पेपर्स में एडिटोरियल पढ़ के अपने क्वेश्चन फ्रेम करके आंसर्स लिखने की कोशिश कर रहे हो, तो ये वाला पेपर हैंडल हो जाता है। इसके बाद जो एक बहुत ही टफ पेपर माना जाता है जीएस पेपर 2, वो आता है। वो पूरा ही करंट ओरिएंटेड होता है मेरे हिसाब से, क्योंकि जीएस पेपर 2 में एज सच कोई बुक्स नहीं है जिसको आप पढ़ सको। तो जीएस पेपर 2 में आपका गवर्नेंस और पॉलिटी होगी और इंटरनेशनल रिलेशंस, ब्रॉडली ये दोनों टॉपिक्स होते हैं। उसमें आपको न्यूज़पेपर रेगुलरली फॉलो करना पड़ेगा, जितने भी इवेंट्स चल रहे हैं उसमें ओपिनियन अपने बनाने पड़ेंगे, उनके फॉर एंड अगेंस्ट पॉइंट्स लिख लिख के याद करने होंगे, तभी जाके वो पेपर हैंडल हो सकता है। क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा करंट ओरिएंटेड क्वेश्चंस आते हैं, उसमें कोई एज सच बुक नहीं है कि आप पढ़ लो और उससे आंसर लिख लो। फिर जीएस पेपर 3 आता है, जिसमें इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इंटरनल सिक्योरिटी ये टॉपिक्स होते हैं। तो ये भी पेपर बहुत करंट ओरिएंटेड होता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स मोर और लेस आपका न्यूज़पेपर से कवर होगा, और साइंस एंड टेक में भी जितनी भी रोज़ नई डिस्कवरीज हो रही हैं, अगर आप उनको फॉलो कर पाओ तो वो क्वेश्चंस अपने आंसर्स में आप यूज़ कर सकते हो। इंटरनल सिक्योरिटी, आई एम सेइंग जीएस पेपर 2 और 3 काफ़ी कुछ आपका न्यूज़पेपर से कवर हो जाएगा, उसके लिए एज सच कोई बुक फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तो एटलीस्ट नहीं किया था, न्यूज़पेपर से मेरा काफ़ी कुछ हो गया था। फिर जीएस पेपर 4 आता है, एथिक्स। उसमें ज़रूरी है कि आप केस स्टडीज़ को प्रैक्टिस करो। बहुत सारी बुक्स आती हैं जिसमें केस स्टडीज़ दिए रहती हैं, उसको आप प्रैक्टिस करो, और डे टू डे लाइफ में जो इवेंट्स हो रहे हैं उसमें आप एथिक्स को कहाँ यूज़ कर सकते हो वो देखो। तो एथिक्स पेपर बहुत ही जनरल आता है, इस बार थोड़ा सा टेक्निकल आया था, तो ये भी ज़रूरी है कि आप जो इंपॉर्टेंट थ्योरीज़ हैं, जो फेमस थ्योरीज़ हैं, जैसे महात्मा गांधी की 7 सिन थ्योरी आई थी हमारे टाइम पे, तो ये सब थ्योरीज़ आप अच्छे से एक बार देख लो किसी भी एक स्टैंडर्ड बुक से, या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो नोट्स होते हैं आप उनसे भी देख सकते हो। इसके बाद आखिरी स्टेज आता है, जब आप मेंस क्वालिफाई कर लेते हो, तो इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट का। पर्सनालिटी टेस्ट बहुत ही एक क्रूशियल स्टेज होता है, क्योंकि वही शायद आपकी रैंक डिसाइड करेगा कि आप लिस्ट में कहाँ पे होगे, आपको कौन सी सर्विस मिलेगी। तो पर्सनालिटी टेस्ट के लिए अपना एक डैफ होता है, जैसे हम डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म कहते हैं, जो हम प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद भरते हैं, उसको बहुत अच्छे से भरना होता है। उसमें बहुत सारे कॉलम्स होते हैं, जैसे आपकी हॉबीज़ क्या हैं, आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या हैं, तो उसी से काफ़ी कुछ क्वेश्चंस आपके इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। पर्सनालिटी टेस्ट में मेरे ख्याल से वो यही जज करना चाहते हैं कि आप कितना अवेयर हो अपने सराउंडिंग्स के बारे में, आपका एटीट्यूड कितना लिबरल है, बहुत रेडिकल तो नहीं सोचते हो, और आपको अपने बारे में, अपने सराउंडिंग्स के बारे में कितना पता है। तो पर्सनालिटी टेस्ट में अगर आप थोड़े मॉक इंटरव्यूज़ दे दें उसके पहले और अच्छे से अपने डैफ को प्रिपेयर कर लें, तो पर्सनालिटी टेस्ट हो जाता है। मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी था। ज्योग्राफी में 2 पेपर्स होते हैं, पेपर 1, पेपर 2, और ज्योग्राफी एक बहुत ही कॉमन सब्जेक्ट है जो बहुत बच्चे लेते हैं, तो इसमें स्कोर करना शायद थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ज्योग्राफी मैं इसलिए अच्छा मानती हूँ क्योंकि बहुत ही रेलिवेंट सब्जेक्ट है ये सर्विसेज के लिए, और ये आपको जीएस में बहुत हेल्प करेगा। इसलिए ज्योग्राफी लेने से आप जीएस में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। ज्योग्राफी के 2 पेपर्स होते हैं। पेपर 1 में बेसिकली फ़िज़िकल ज्योग्राफी पूछी जाती है, उसमें आप स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करो, जैसे सविंद्र सिंह बुक होती है फ़िज़िकल ज्योग्राफी की, और ह्यूमन ज्योग्राफी की माजिद हुसैन बुक मैंने पढ़ी थी। और अगर आप उससे नोट्स बना लो, जैसे मैं नोट्स बना लिया था मैंने, मॉडल्स एक चैप्टर था उसके नोट्स मैंने बनाए थे, और उसको ही रिवाइज़ करो तो वो हो जाता है। पेपर 2 जिसमें इंडिया की ज्योग्राफी पूछी जाती है, उसमें बेसिकली आपको करंट ओरिएंटेड आंसर्स लिखने पड़ेंगे, तभी आपको शायद उसमें मार्क्स मिलें, क्योंकि उसमें एक मैप वर्क होता है जिसे आप रेगुलरली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इंडिया का मैप वर्क। और दूसरा जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत ही ओपन एंडेड और जनरल होते हैं, तो उसमें आप थोड़ी सी थ्योरी लिख के करंट डालने की कोशिश करिए ताकि आपका आंसर और अच्छा हो पाए। तो आई थिंक ऑप्शनल के लिए मैंने ये किया था, और ऑप्शनल की तैयारी बिल्कुल खुद से हो सकती है। मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की हूँ, पर फिर भी मैंने ज्योग्राफी लेके रैंक 4 हासिल की है, तो ऑप्शनल आप खुद से हैंडल कर सकते हो अगर आप सही स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ो। तो ओवरऑल मैं यही कहना चाहूँगी कि इस एग्ज़ाम में एक सही स्ट्रैटेजी के साथ, पेशेंस के साथ और स्मार्ट वर्क के साथ लगे रहें तो ये एग्ज़ाम निकाला जा सकता है। कई बार आपको लगेगा कि आप नहीं कर सकते हो, आप हिम्मत हार रहे हो, बट अगर आप अपना विल पावर स्ट्रॉन्ग रखो और आप अंदर अपने मोटिवेशन रखो कि आप ये एग्ज़ाम क्यों दे रहे थे एट द फर्स्ट प्लेस, तो ये एग्ज़ाम निकालना बहुत आसान है। मैं अपने लिए एक एग्जांपल बन गई हूँ, क्योंकि मैंने नहीं सोचा था कि मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में रैंक 4 आएगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस पूरे एग्ज़ाम के जर्नी में जो 1 साल का राउंड होता है, कि पेशेंस बनाए रखना, क्योंकि 1 साल पूरा लग जाता है इस एग्ज़ाम में और आदमी कई बार हिम्मत हारने लगता है। तो कीपिंग इन माइंड द फैक्ट कि हम ये सर्विस में क्यों जाना चाहते हैं, वो मोटिवेशन, इनर मोटिवेशन अगर थ्रू आउट बना रहेगा
और आप पेशेंस रखोगे तो ये निकाला जा सकता है। मैं बहुत बार सोचती थी कि नहीं होगा, लेकिन अपने अंदर वो विल पावर रखनी पड़ेगी, वो पेशेंस, वो होप रखनी पड़ेगी, तभी ये एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। आई थिंक मेरी प्रिपरेशन का यही ब्रॉड पैरामीटर्स थे। आई होप इससे आपको कुछ फ़ायदा हो। थैंक यू।